ओके, लेक्चर 12। ओके, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग मेथड्स, स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। कुछ नहीं, आप असाइनमेंट में देख चुके हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो देखा है कि आपको सबसे पहले आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या कंडीशन चाहिए? सिंगल फेज सप्लाई में तो वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ही नहीं। ठीक है, तो किस में होती है? इसके लिए सप्लाई क्या चाहिए? 2 फेज चाहिए या फिर 3 फेज चाहिए। ठीक है, तो अब मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग करने के लिए, जो सेल्फ इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, उसको स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? या फिर 2 फेज उस सप्लाई को आप किस में चेंज करो, सिंगल फेज को किस में कन्वर्ट करो? 2 फेज में। या फिर दूसरा तरीका यह है कि जो आपके पास जो फील्ड है, आपके पास जो फील्ड है, उस जो पोल्स हैं, जो अपने आप मैग्नेटिक पोल्स जनरेट हो रहे हैं, उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर लो। तो 2 तरीके हैं, या तो आप सप्लाई को सिंगल फेज को कन्वर्ट कर लो किसके अंदर? 2 फेज के अंदर, या फिर आप क्या कर लो, जो आपके पास फ्लक्स जनरेट होती है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। वही सेम डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, एक 5/2 और एक -5/2 अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो हम जो मेथड्स पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली हैं, किस पे डिपेंडेंट है ज़्यादा है, वो है स्प्लिट फेज पे, यानी फेज को हम स्प्लिट कर रहे हैं। तो ये जो मोटर्स जो जो हम पढ़ने वाले हैं, वो हैं स्प्लिट फेज मोटर्स। और एक मेथड हम पढ़ेंगे पोल स्प्लिट, यानी पोल्स को स्प्लिट करें। स्प्लिट का मतलब हो रहा है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो हम फेज स्प्लिट के अंदर क्या कर रहे हैं? सिंगल फेज सप्लाई को किस में चेंज कर रहे हैं? 2 फेज सप्लाई के अंदर। क्यों कर रहे हैं भाई 2 फेज सप्लाई में? ये 2 फेज सप्लाई में हमने देखा था कि आरएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। आरएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है तो मोटर अपने आप रन करने लग जाएंगी अकॉर्डिंग टू 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो ये देखिए 2 फेज इंडक्शन प्रिंसिपल, ये यहाँ पे 2 फेज इंडक्शन प्रिंसिपल हम देख चुके हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके अंदर सेकेंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने आपको वहां पे डेरिवेशन करवाया है दोनों। कौन सा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 3 फेज सप्लाई एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 फेज सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं 2 फेज सप्लाई से आरएमएफ कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। वही है, देखो कुछ नहीं किया मैंने। कैसे आप एक सिंगल फेज सप्लाई को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे? कुछ नहीं, जो आपका हाँ, ये आपका एक कंडक्टर था, इसी कंडक्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी मैंने ये ए डैश रखा है, ए डैश, और दूसरा जो रखा है वो कौन सा रखा है? आपका ए डैश। ठीक है, ये वाला, ये ए डैश कौन सा है मेरा? आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, और एम डैश ये कौन सा है? मेन वाइंडिंग। तो अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल इंडक्शन मोटर के अंदर, जो हमने पहले देख रहे थे, चालू क्यों नहीं हो रही थी? उसके अंदर सिर्फ मेन वाइंडिंग थी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग मैंने ऐड नहीं करी थी। अब मैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऐड कर रहा हूं। अब मुझे बताओ, 2 मेरे पास कंडक्टर्स हैं, है ना? एक तो एम डैश, ठीक है, आपका वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग्स है, और एक ए डैश दूसरी वाइंडिंग है। तो बेसिकली दोनों को मैंने क्या किया है? 90 डिग्री स्पेस में रख दिया है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री, जो कि 2 फेज वाइंडिंग में होता है, जो 2 फेज सप्लाई में होता है। ठीक है, तो 2 एक्सिस बन रही है मेरी। एक तो बंदा यहाँ बैठा होगा, तो ये कौन सा एक्सिस देखेगा? एम और एम डैश, तो एक्सिस ऑफ एम डैश। और एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा होगा, वो कौन सी बैठेगा? एक्सिस ऑफ ए डैश, इन दोनों की। ठीक है, चलो, तो मेरी ए डैश ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, एम डैश मेन वाइंडिंग में। और कुछ ऐसा अरेंज किया है कि जब ऑक्सिलरी मेन वाइंडिंग के अंदर जो करंट ऐसा हो, ठीक है, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग के अंदर करंट कुछ ऐसा हो, यानी दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कैसा हो? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये फिर से डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी की तरह मैंने क्या माना था कि भाई ऑक्सिलरी वाइंडिंग की वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगी वो क्या होगी? 2 फ्लक्स जनरेट होंगी। ठीक है, ये देखो, 5 मैक्स/2, 5 मैक्स/2, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये यहाँ पे ऑब्जर्वर किसकी देख रहा है? ऑब्जर्वर देख रहा है ऑक्सिलरी वाइंडिंग को। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग इसके लिए देखो, ये वाली, ये दिख रहा है आपको, ये वाला 5 ऑक्सिलरी 5 मैक्स/2। तो इसके अपोजिट, इसकी दूसरा ऑक्सिलरी कहाँ होगी? ये रही ऑक्सिलरी, दोनों सेम डायरेक्शन में।
तो 5mx/2 ऑक्सिलरी, ये रेड कलर वाली, ये दोनों की रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो जाएगी 5। ये तो चाहिए मुझे, ये रहा। यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग की वजह से मेरा करंट फ्लो कर रहा है और फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ गया। बट आप देख रहे हो रेड, मेन वाइंडिंग की वजह से करंट क्या है 0, तो फ्लक्स भी क्या होगी 0। तो ये देख लो, ये बड़ी वाली, ये रेड, ये वाला 5mx/2 मेन वाइंडिंग की वजह से, तो फ्लक्स 0 तभी होगा जब दूसरा इसका जो बैकवर्ड फ्लक्स है वो किस तरफ होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये रहा। तो आप देख रहे हो, जब ऑब्जर्वर यहाँ पे है तब उसे क्या फ्लक्स दिख रहा है, 5/2 दिख रहा है। किस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, ड्यू टू ऑक्सिलरी। कब, ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। अब नेक्स्ट चलते हैं, ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स ड्यू टू मेन वाइंडिंग आ जाएगा और फ्लक्स ड्यू टू ऑक्सिलरी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग की फ्लक्सेस है वो दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लो नेक्स्ट में, ये रहा, वो चल के कुछ चल के यहाँ पे आ गई, ओमेगा टी इजिकल टू 90 पे। तो देखो 5mx/2 ऑक्सिलरी इस डायरेक्शन में और 5mx/2 अपोजिट इस डायरेक्शन के अंदर। पहले ये दोनों कहाँ थी, पहले वो इस डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में। तो एक तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, एक फ्लक्स इस डायरेक्शन में जानी चाहिए और एक फ्लक्स इस डायरेक्शन में जानी चाहिए, तो अपोजिट में चली गई। तो इन दोनों के बीच में ये रेड दिस और दिस, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, तो इनकी तरह वजह से रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो गया, 0। ठीक है, अब मेन वाइंडिंग की देखिए, मेन वाइंडिंग में पहले जब 0 डिग्री पे कहाँ पे थी, एक फ्लक्स यहाँ पे थी, एक फ्लक्स यहाँ पे थी। तो देखते हैं, ये वाली फ्लक्स कहाँ चल के आई, क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, और ये फ्लक्स एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में। तो दोनों कहाँ आ गई, एक साथ आ गई, तो दोनों का रिजल्टेंट 5 मैक्स हो गया। तो पहले जब 0 डिग्री पे आपकी रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ पे थी और 90 डिग्री पे रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ पे थी, फिर 180 डिग्री पे रिजल्टेंट फ्लक्स कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुकी है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी भी प्रूव कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो आरएमएफ प्रोड्यूस हो गया और आरएमएफ की वजह से क्या होगा, आपका मोटर आराम से सेल्फ स्टार्टिंग हो जाएगी। तो ये हमारा कैसे आया ये, क्योंकि 2 फेज सप्लाई। ठीक है, हम फेज को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे देखना, ये मेरा वाइंडिंग है, यहाँ पे एयर कोर है और यहाँ पे क्या होगा, आयरन कोर है। तो मुझे बताओ, यहाँ आयरन कोर के अंदर क्या होगा, इंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स इसके अंदर जाना चाहेगी, ये मैग्नेटाइज होगा। और एक आयरन कोर के अंदर जो आपका इंडक्टेंस है वो क्या होगा, लो इंडक्टेंस होगा। ये समझ में आ रहा है ना क्या है, यही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे स्प्लिट फेज के अंदर। चलो अब हम स्टार्टिंग मेथड्स पे आते हैं। स्टार्टिंग मेथड्स में हम पहले मैंने बताया ना 2 मेथड है, एक तो फेज को स्प्लिट कर सकते हो और एक आप पोल को स्प्लिट कर सकते हो। तो पहला हमारे जो मेथड्स हैं 3-4 जो हम मेथड्स पढ़ेंगे वो कौन से हैं, फेज को स्प्लिट करना है हमें। तो पहला है रेजिस्टेंस स्टार्ट या फिर स्प्लिट फेज मोटर। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, स्प्लिट फेज मोटर। तो देखो अभी इसको हटा दो, ये जो दिख रहा है आपको सिंगल फेज, ये क्या है, मेन वाइंडिंग है मेरी। ठीक है, मेन वाइंडिंग जो नॉर्मल इंडक्शन मोटर के अंदर होता है, मैंने कुछ नहीं किया, एक इसके पार्ट में एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग और लगा दी। ठीक है, क्या लगा दी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जिसका मैंने स्विच कनेक्ट कर दिया, और स्विच को कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये अभी स्टार्टिंग में क्या रहेगा, बंद रहेगा, स्टार्टिंग में क्या रहेगा, बंद रहेगा। और जब मोटर की स्पीड 75% तक पहुंच जाएगी, तो इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच के अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है कि जैसे ही 75% स्पीड पहुंच जाएगा, ये स्विच क्या हो जाएगा, ओपन। तो अपने आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या आ जाएगी, हट जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्टिंग के लिए हम क्या वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग ले रहे हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि मोटर को मुझे 2 फेज के अंदर स्प्लिट करना है। तो यहाँ से एक करंट आया आई, जो कि क्या है, मेरी सिंगल फेज है। ठीक है, इसको मैंने कैसे ब्रेक किया, एक यहाँ पे पैरेलल में कौन सी वाइंडिंग जोड़ दी, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो आई एम इज माई मेन वाइंडिंग करंट, आई ए इज माई ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट, जो कि स्टार्टिंग में ही काम आता है। सिर्फ कब काम आता है, सिर्फ स्टार्टिंग के अंदर। और ये रोटर आपका मूव करने लग जाएगा, क्योंकि मेरे 2 फेज हो गए, यही करंट को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, बट ये कनेक्शन कहाँ तक यूज किया जाता है, 1 किलोवाट मोटर्स के लिए। ठीक है, 1 किलोवाट मोटर्स के लिए। ठीक है, दूसरा ये जो आपको वाइंडिंग दिख रही है, इसको हम स्टेटर्स के अंदर नहीं डालते, इसको हम एयर कोर के अंदर ही रखते हैं। तो अगर एयर कोर के अंदर है तो इसका जो रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा, हाई। अभी बताया मैंने, दिस वाइंडिंग हैज हाई R/X रेशियो। हाई R/X कैसे, मतलब एक्स ज्यादा होगा, एक्स ज्यादा होगा
सॉरी एक्स यहाँ पे कोर कम होगा, सॉरी सॉरी पिछले बार में मतलब मैंने बताया आपको यहाँ पे लो आर एक्स होगा, लो आपका एक्स होगा क्योंकि एयर कोर है, ठीक है। एक्स कम होगा तो आर बाई एक्स रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा। बाय यूजिंग थिन वायर और स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स एंड बाय प्लेसिंग इन टॉप ऑफ द स्लॉट्स इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग को, क्यों, पावर फैक्टर को हम इंप्रूव करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, पावर फैक्टर कॉस फाई, ये देख चुके हैं, ठीक है। और एक प्रोपोर्शनल होती है साइन ऑफ अल्फा, इसको डीप में नहीं जाना, आपको बस याद रखना है अल्फा क्या है मैं बताता हूँ आपको। चलो पहले इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं, इस मोटर का हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। कुछ नहीं है, रेफरेंस लिया मैंने, क्या लिया, वी, इस डायरेक्शन में, ये रहा वी, ओके। फिर जो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इसमें होगा, इसमें होगा। अब मुझे बताओ कि ये इसका जो रेशियो है वो क्या, हाई आर बाई एक्स है, हाई आर बाई एक्स मतलब एक्स क्या है, बहुत ज्यादा है। इंडक्टेंस क्या है मेरा, बेसिकली हाई आपका ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा क्या है मैंने, तो ये दोनों लैग करेंगे, नो डाउट, ये दोनों इंडक्टिव है तो दोनों क्या लैग करेंगे। तो सपोज आई ए इस डायरेक्शन में है और मेन वाइंडिंग करंट है वो आई एम इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब इन दोनों के रेस्पेक्ट में बेसिकली इसका रिएक्टेंस क्या होगा, कम होगा। रिएक्टेंस कम क्यों क्या होगा, क्योंकि एयर कोर है और ये मेन वाइंडिंग कहाँ पे है, स्टेटर के अंदर, आयरन के अंदर, तो ये क्या होगा, इसका इंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। मुझे बताओ जितना ज्यादा इंडक्टेंस, अगर प्योर इंडक्टेंस है तो वी और आई के बीच में एंगल कितना आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 90 डिग्री, बट प्योर इंडक्टिव तो नहीं है। तो इन अब क्वेश्चन ये अराइज आता है कि आई ए यहाँ बनेगा, इन दोनों में आगे कौन रहेगा, आई ए रहेगा, क्यों, क्योंकि ये कम इंडक्टिव है, क्योंकि एयर कोर है। देखो हाई आर बाई एक्स रेशियो, हाई आर बाई एक्स रेशियो तभी होगा जब मेरा एक्स क्या होगा, कम, डिनोमिनेटर कम होगा तो आर बाई एक्स ज्यादा होगा। तो आई ए का क्या रहेगा, वी के पास में रहेगा और आई एम थोड़ा दूर रहेगा। इन दोनों के बीच के एंगल को ही मैंने क्या क्या किससे डिनोट किया है, अल्फा से। और फाइव, और इन दोनों का रिजल्टेंट आई ए और आई एम, ठीक है। आई ए और आई एम का रिजल्टेंट क्या आएगा, आई आई अपना नेट करंट, और इन दोनों के बीच का एंगल फाइव, यही तो है मेरा फाइव। तो ये फाइव जितना कम होगा, इन दोनों के बीच में एंगल जितना कम होगा उतना मेरा टॉर्क क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमें इसको कम करना है। और ये जो अल्फा है इसकी जो रेंज होती है वो इसके अंदर होती है अराउंड 30 डिग्री, देख लो, साइन 30 हाफ। तो हम क्या चाहते हैं, ये अल्फा क्या हो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो ज्यादा है बट ये फाई क्या है, डिफरेंस कम आए। तो दो तरीके से आप डिनोट कर सकते हो स्टार्टिंग टॉर्क को, कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा या टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस अल्फा, ठीक है। तो साइन अल्फा, ये अल्फा हम क्या चाहते हैं, ज्यादा होना चाहिए, और ये फाई क्या चाहते हैं हम, कम, ठीक है। क्योंकि कॉस फाई हमारा कम होगा तो कॉस फाई क्या होगा, ज्यादा होगा, और अल्फा ज्यादा होगा तो साइन अल्फा भी क्या होगा मेरा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, ये रहा। स्टार्टिंग देखो, यहाँ अगर सपोज मेरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं होती, ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं होती तो ये रहा, देखो स्टार्टिंग टॉर्क क्या है, ये रहा, ये ग्राफ फॉलो करता है, ये समझ में आया? धक्का देना पड़ता मुझे, बट अब ड्यू टू ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये मेन वाइंडिंग की वजह से है, अब मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग में स्टार्टिंग टॉर्क कुछ हो गया, ये रहा। और जैसे ही सपोज यहाँ मैंने माना 75% स्पीड आ गई, अपने आप ऑक्सिलरी स्विच क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हटते ही वापस इस कर्व को ये फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग मेरी हटाई दी, क्योंकि जरूरत ही नहीं है मुझे, है ना, तो सिर्फ स्टार्टिंग के लिए चाहिए मुझे, तो वो मैं यूज ले लिया। ओके, दिस इज माय स्प्लिट फेज मोटर और रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। बट इसकी नुकसान क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम है। स्टार्टिंग टॉर्क कम क्यों है, क्योंकि फाई बहुत ज्यादा है, और या फिर मैं कहूँ अल्फा बहुत कम है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, कैपेसिटर टाइप मोटर, जो कैपेसिटर लगाते हैं, कुछ नहीं है, वाइंडिंग कोई दोनों में सेम रहेंगी, बस मैंने इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया। अब मुझे बताओ, कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है, तो ये करंट लीडिंग हो जाएगा, भाई कैपेसिटर में करंट क्या करता है, लीड करता है, और इस कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, 500 माइक्रोफैराड, कम नहीं है, ठीक है। भाई जो रिजल्टेंट करंट होगा वो किसकी वजह से होगा, इस वाइंडिंग और इस कैपेसिटर की वजह से। और मैंने माना कि ये जो रिएक्टिव पार्ट है, कैपेसिटिव पार्ट इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो लीडिंग होगा, ठीक है। तो ये देखो, अब आई ए इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वोल्टेज से लीड कर रहा है, ओके, और करंट तो पीछे करेगा ही। तो अब मुझे बताओ, इन दोनों के बीच में का एंगल इंक्रीज हो गया, अल्फा 80 से 85 डिग्री आ गया, ठीक है। और जो रिजल्टेंट करंट है वो कुछ ऐसा आ गया, तो फ्लक्स भी क्या हो गया, कम हो गया, तो टॉर्क क्या हो गया, बढ़ गया, यानी साइन अल्फा बढ़ गया या फिर कॉस फाई बढ़ गया, फाई घटा और कॉस फाई बढ़ गया, समझ में?
ये है। और ये कहाँ पे यूज आती है? 7.5 किलोवाट की रेंज या 10 किलोवाट की रेंज में या फिर 6 किलोवाट वी कैन यूज इट। ठीक है, कहाँ कहाँ? फूड प्रोसेसिंग में, ब्लोवर्स के अंदर, क्योंकि इसकी टॉर्क क्या थी? हाई स्टार्टिंग टॉर्क होती है बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटर। समझा? अब क्या है, बोथ स्प्लिट फेज, नुकसान क्या है स्प्लिट फेज और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के साथ? नुकसान क्या है? ये बाद में ऑपरेट एट वेरी लो पावर फैक्टर। क्यों? क्योंकि बाद में आप फिर से इस कैपेसिटर को हटा दोगे, जब 75% पे सेंट्रिफुगल स्विच ओपन हो जाएगा, फिर से ये मोटर रन करने लग जाएगी। हाँ, ऑपरेटिंग कंडीशन में रन कर जाएगी, लेकिन ये करंट, ये पावर फैक्टर फिर से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि करंट, ये करंट तो जीरो हो ही गया। ये करंट जीरो हो गया तो आपका मेन जो मेन करंट है वो कौन सा बन गया? यही। तो फिर से पावर फैक्टर क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, जब रनिंग कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बट इसका पावर फैक्टर रनिंग कंडीशन, हम क्या चाहते हैं? पावर फैक्टर हमेशा क्या रहे? अच्छा रहे। ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक देखो, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा हो गई कंपेयर टू फेस स्प्लिट। ये फिर से, और ये 75% जैसे ही आया, ये इसके साथ बंद करते ही ये इस कर्व को फॉलो करने लग जाएगा। ये, ठीक है, स्विचिंग, यहाँ स्विचिंग हो रही है। ठीक है, और मेन वाइंडिंग अगर हमारे पास ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं होती तो ये ग्राफ आता, बस खत्म। तो ये इसके साथ स्टार्टिंग टॉर्क तो ज्यादा है, बट दिक्कत क्या है कि बाद में रनिंग जो पावर फैक्टर है वो हमारा बहुत कम है, हमें इसको इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए एक आती है कैपेसिटर, ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, ये कैपेसिटर रन मोटर। यानी मैंने स्विच को हटा ही दिया, तीसरे वाले केस के अंदर क्या कर दिया मैंने? स्विच को हटा दिया। अब स्विच को हटा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इस कैपेसिटर को हम ज्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, आप कैपेसिटर की वैल्यू अगर आपने ज्यादा रख दी परमानेंटली स्टार्टिंग के अंदर ही, ठीक है, ये रिएक्टिव पावर सप्लाई कर देगा। ठीक है, वो जो हम नहीं चाहते। तो देखो इस वाले केस के अंदर क्या होगा? हाँ, और इसके अंदर क्या है? टॉर्क इतनी ज्यादा नहीं होगी इसकी, इसकी वैल्यू हम ज्यादा नहीं रखते। ज्यादा सिर्फ कब आती है? स्टार्टिंग में काम आती है, तो ज्यादा रख नहीं सकते क्योंकि इसको परमानेंट कनेक्ट करना है हमें। तो कैपेसिटर की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा कम रहेगी। ठीक है, जो कैपेसिटर हम डायरेक्टली कनेक्ट करके रखते हैं, जो जैसे सीलिंग फैन के अंदर कैपेसिटर कनेक्ट होता है, उसकी वैल्यू आपकी माइक्रोफैराड के अंदर रहती है और बहुत कम रहती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज होता है? वेयर साइलेंस इज इम्पोर्टेंट। आपका पंखा आवाज अगर कर रहा है तो मतलब उसका कैपेसिटर खराब हो गया है। तो कैपेसिटर अगर उसके अंदर है तो वो साइलेंटली वर्क करेगा, बट उसकी टॉर्क क्या होगी? बहुत कम होगी, क्योंकि उसकी कैपेसिटर की वैल्यू क्या है? बहुत कम है। और बहुत कम है तो जो फेज डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा। हम चाहते हैं वो फेज डिफरेंस कितना रहे? 90 डिग्री। ठीक है, तो अब इस, जब भी हम कैपेसिटर रन मोटर की बात करते हैं तो ये, अब परमानेंट कैपेसिटर लगा दिया, परमानेंट कैपेसिटर लगा दिया तो हमेशा इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या रहेगा? आपका जो फ्लक्स है, पावर फैक्टर एंगल है, वो क्या रहेगा? कम रहेगा। कम रहेगा तो आपका ऑपरेटिंग पावर फैक्टर भी अच्छा है। तो ये कनेक्शन देखो, ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा होगा, ये वाला सेम आराम से स्मूथ है। बट यहाँ पे देखो टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क क्या है मेरी? कम है, क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू क्या है मेरी? कम है। ठीक है, so this motor has low noise because of inherent capacity of capacitor. Power factor remains good because of presence of capacitor always. It have bad starting torque. और कहाँ यूज करते हैं हम? फैन और वाटर पंप में। इसलिए हमारे घर में जो पंखा होता है धीरे 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 स्टार्ट होता है। ठीक है, हम ज्यादा इतना बड़ा कैपेसिटर हम इसमें लगा नहीं सकते, ज्यादा जितना बड़ा कैपेसिटर लगाओगे उसकी साइज बढ़ जाएगी, ज्यादा लॉसेस होंगे जो हमें चाहिए नहीं। घर के अंदर हमें तुरंत पंखा चालू करने की क्या जरूरत है? इसलिए जहाँ पे नॉइज नहीं चाहिए मुझे, वहाँ पे ये मोटर का यूज करते हैं। बट ऐसे केस में जहाँ पे मुझे नॉइज भी नहीं चाहिए और स्टार्टिंग टॉर्क भी ज्यादा चाहिए, तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, हम इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा देंगे और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा देंगे। तो लास्ट मोटर है हमारी, वो कौन सी है? कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर और टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर। तो देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला कौन सा पार्ट है? कैपेसिटर रन मोटर का। और पैरेलल में मैंने क्या लगा दिया? C2। अब इसकी वैल्यू मैं ज्यादा रख सकता हूँ क्योंकि भाई मेरे को सिर्फ स्टार्टिंग के लिए यूज लेना है इसको, 75% स्पीड पे तो बंद हो जाएगा। तो देखो C1 कितना है? 40 माइक्रोफराड और C2 कितना लिया है? 300 माइक्रोफराड। ठीक है, तो क्या जब स्टार्ट होगा तब ये कनेक्ट रहेगा, मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क पे काम करेगी और जैसे ही 75% हो जाएगा
तो ये हट जाएगा और ये हमेशा कनेक्ट रहेगा, तो इसकी वजह से पावर फैक्टर मेरा हमेशा क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो रनिंग पावर फैक्टर भी अच्छा, स्टार्टिंग पावर फैक्टर, स्टार्टिंग टॉर्क भी अच्छी। तो दिस मोटर वी मेनली यूज। ठीक है, तो ये देखो ये रहा इसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर कैपेसिटर रन मोटर की बात करें तो वो कुछ उसका टॉर्क यही था, और कैपेसिटर स्टार्ट और रन की वजह से ये रहा, और यहाँ पे सेंट्रिकल स्विच मेरा बंद हो जाता है, तो इसी को फॉलो करेगा। ठीक है, टॉर्क भी अच्छी हो गई और अपना रनिंग पावर फैक्टर भी अच्छा हो गया। ठीक है, अब जो लास्ट है, ये तो मेरे कौन से थे, पोल सॉरी फेज स्प्लिट। अब बात करते हैं पोल स्प्लिट की, यानी जो फील्ड है उसको स्प्लिट यानी दो पार्ट्स में डिवाइड करके कम ज्यादा करना है मुझे, जो फ्लक्स है उसको कम ज्यादा करके मैं उसको रोटेट कराना चाहता हूँ। तो उस मोटर को हम कहते हैं शेडेड पोल मोटर। ठीक है, जो हाईली रोबस्ट है और बहुत छोटी है, यानी बहुत छोटी में, जहाँ पे सपोज लैपटॉप के अंदर आपके जो फैन है ना, उसके अंदर आप उस फैन काम लेना है, तो वहाँ पे हम कौन सी मोटर यूज करेंगे, शेडेड पोल मोटर। वहाँ पे बहुत कम रेटिंग का चाहिए और लो नॉइज भी नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, हेयर ड्रायर हुआ। ठीक है, तो अब देखो कुछ नहीं है, ये आपका स्टेटर है। स्टेटर में मैंने जो आपका स्मूथ होता है, यहाँ पे मैंने प्रोजेक्टेड पोल्स दे दिए। क्या दे दिए, प्रोजेक्टेड पोल्स दे दिए। ठीक है, शेडेड पोल के अंदर जो पोल्स होते हैं वो कैसे, प्रोजेक्टेड पोल। ये वाइंडिंग मैंने माउंट की है यहाँ पे, ये बीच का रोटर, और ये सिंगल फेज सप्लाई दी है यहाँ पे। अब जैसे सिंगल फेज सप्लाई दोगे फ्लक्स जनरेट होगी यार। अब मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक शेडिंग कॉइल लगा दी यहाँ पे, एक पोल पे, एक पोल पे, और दूसरे पोल पे भी यहाँ पे मैंने क्या कर दी, शेडिंग कॉइल लगा दी आपस में। अब मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू लेंज लो क्या होगा, अगर इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर भी करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स आपकी कम ज्यादा हो रही है सिंगल फेज सप्लाई। तो इसके अंदर करंट कैसे किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करेगा जो इसकी कोज को अपोज करे। इसको इसके अंदर जो करंट है वो किसकी वजह से आया, इस इस फ्लक्स की वजह से। ठीक है, और इस फ्लक्स को, इस डायरेक्शन में जो फ्लक्स है इसको किसने जनरेट किया, इस करंट ने। समझ में आया, तो बेसिकली इसके अंदर ऐसा करंट फ्लो करेगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है, शेडिंग कॉइल। कुछ नहीं किया मैंने, प्रोजेक्टेड पोल्स लिए हैं, उनको अनइवन डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे शेडिंग कॉइल लगा दी, इधर भी शेडिंग कॉइल लगा दी। ठीक है, शेडिंग कॉइल या शेडिंग रिंग और शेडिंग बैंड। और इसके अंदर जो कौन सी मोटर लेते हैं हम, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। और जो फ्लक्स का डायरेक्शन होता है वो हमेशा कहाँ से होता है, अनशेडेड पोल टू शेडेड पोल। शेडेड पोल का मतलब क्या होता है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये आपका कौन सा है, अनशेडेड पोल, और ये कौन सा है आपका, शेडेड पोल। ऐसे नीचे में भी ये कौन सा हुआ, शेडेड पोल, और ये वाला क्या हुआ आपका, अनशेडेड पोल। तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स है वो कहाँ से है, अनशेडेड से शेडेड पोल की तरफ। कैसे हम देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट इन शेडिंग कॉइल टू अपोज द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसके अंदर जो जो करंट का डायरेक्शन होगा शेडिंग कॉइल के अंदर, ठीक है, वो ऐसे होगा कि जो आपकी फ्लक्स है उसको अपोज करे। ठीक है, और इसका जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा होगा। देखा, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम है, शेडेड कॉइल इज यूज फॉर लेगिंग द फ्लक्स। तो ये कहाँ यूज होता है, कूलिंग फैंस इन लैपटॉप, हेयर ड्रायर के अंदर, यहाँ पे। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि भी ये डायरेक्शन अनशेडेड से शेडेड पोल की तरह कैसे होता है। ये देखो ये रहा, इसको थोड़ा सा कंसिडर करो आप। ये मेरा फ्लक्स का डायरेक्शन है, किसकी वजह से आया फ्लक्स, सिंगल फेज सप्लाई के। तो वो ये 3 पॉइंट लिए मैंने, 1 2 3, 3 पॉइंट लिए हैं। तो पहला पहला पॉइंट एट इंस्टेंट 1 पे देखो, एट इंस्टेंट 1 पे आप देख रहे हो यहाँ पे फ्लक्स क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। फ्लक्स अगर इंक्रीज कर रही है तो शेडिंग कॉइल के अंदर करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसा फ्लो करेगा ताकि आपकी उसकी फ्लक्स को अपोज करे। तो देखो d5 by dt increases, it is opposed by shaded coil, therefore it will flow current as shown। अब देखो ये वाला जो पोल है मेरा, मैंने दिखाया था फिगर के अंदर, और ये मेरी शेडिंग कॉइल है। ओके, ये मेरी फ्लक्स है नीचे की तरफ, और ये एन, यहाँ पे सपोज एन ले लो, जो सेंटर पॉइंट है मेरे पोल का। अब देख रहे हो आप, ये इसके अंदर करंट कैसे फ्लो करेगा, इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो करेगा कि इस फ्लक्स को डिक्रीज करे। तो देखो यहाँ पे करंट का जो मैग्नीट्यूड है, डेंसिटी, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, कंपेयर टू इस शेडिंग कॉइल वाले में। क्यों, क्योंकि इसमें जो फ्लक्स है वो
करंट राइट हैंड थंब रूल से देखो, करंट ऐसे है तो कहाँ फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ये ऊपर, और ऑलरेडी जो मेन फ्लक्स थी वो कहाँ थी, नीचे, तो आपस में क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, और रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ पे क्या आएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे डी फाई बाई डी टी क्या होगी, जीरो, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है ना, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे फ्लक्स को अपोज करेगा क्या, नहीं करेगा। तो सेकंड केस के अंदर जो फ्लक्स होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, उसमें करंट ही नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि वहां पे चेंज इन फ्लक्स तो है ही नहीं। तीसरा केस कौन सा है यहाँ पे, सॉरी, तीसरा केस ये रहा। यहाँ पे डी फाई बाई डी टी क्या कर रहा है, कम हो रहा है, तो मुझे बताओ उसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा कि कम होती फ्लक्स को क्या करे, वो बढ़ा दे, यानी उसको सपोर्ट करेगा। तो ये देखो तीसरे केस के अंदर यहाँ पे करंट ऐसा फ्लो होगा कि एक तो फ्लक्स का खुद का जो मेन फ्लक्स है उसकी वजह से फ्लक्स फील्ड डायरेक्शन नीचे है, और इसके अंदर भी क्या होगा, ऐसे करंट फ्लो करेगा कि इसको बढ़ा दे, क्योंकि वो कम हो रही थी, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स है वो कहाँ ज्यादा हो जाएगा, इस डायरेक्शन, यहाँ पे इस वाले एरिया में कम हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ से जा रही है, अनशेडेड से शेडेड में जा रही है। पहले वाली कंडीशन में क्या थी, यहाँ वाले में डेंसिटी ज्यादा थी, फिर इक्वल हुई, फिर कहाँ हुई, यहाँ ज्यादा हुई। यही तो आपका वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड में लाता है, और इसी वजह से जो टॉर्क है वो बढ़ जाएगी। ये कंपैरिजन है सारी मोटर्स का। ठीक है, तो सबसे पहले शेडेड कॉइल का सबसे कम होता है। ठीक है, फिर स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा किसका होगा, स्प्लिट फेज का होगा। फिर हमने थोड़ा कैपेसिटर ऐड कर दिया तो उसका थोड़ा और बढ़ गया, और फिर हमने परमानेंट कैपेसिटर लगा दिया, और एक कैपेसिटर और लगा दिया, दो कैपेसिटर लगाया, जो बाद में कैपेसिटर हट जाएगा। कौन सी मोटर में, कैपेसिटर स्टार्ट और रन मोटर में उसका मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो these are the methods to start a सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और इनको फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर भी कहते हैं। फ्रैक्शनल किलोवाट मतलब एक तो होता है 100 किलोवाट, 200 किलोवाट, ये कौन सी किस रेंज की मोटर है, 0.5 किलोवाट, 1 किलोवाट, 1.5 किलोवाट, जो डोमेस्टिक यूज में आती हैं घरों में, अप्लायंसेस में, इसलिए इनको फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर भी कहते हैं। ये कौन सी मोटर है, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ऐसे फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर के अंदर सिंक्रोनस मशीन भी आती है, स्टेपर मोटर। ओके, तो वो आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपका यूनिट 4 खत्म होता है। ठीक है।